नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लीजिए। कह सकते हैं कि परेशानी का माहौल विदेशी बाजार से आता हुआ देखने को मिल रहा है। यूके में फिर से लॉकडाउन की जो आशंकाएं हैं और स्टिमुलस पैकेज में जो देरी की खबरें हैं, इससे अमेरिकी बाजारों में हमने घबराहट देखी है। दिन के दौरान करीब 900 अंकों की गिरावट झेलने के बाद डाउ में 510 अंकों की गिरावट के साथ ही क्लोजिंग होती हुई दिखी। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी की अगर बात करें तो शुरुआती सेशन में करीब 40 अंकों की बढ़त के साथ 11,284 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में आप देखेंगे बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं जापान के बाजार आज भी बंद है, लेकिन साथ ही विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से एक बार समझेंगे। भारत और चीन में जो तनातनी की खबरें आ रही है उसमें ताजा अपडेट क्या है ये भी जानेंगे दीपांशु भंडारी से। हमारे साथ पूजा त्रिपाठी भी जुड़ी हैं जो कि खबरों वाले शेयर्स हमें बताएंगे, और थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे आज के लिए उनकी पहली रणनीति हम समझेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार के संकेत, आज तो घबराहट हावी हो रही है। मानसी, थोड़ी घबराहट जरूर है, पर जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी रिएक्ट कर रहा है वहां से आपको थोड़ी स्टेबिलिटी के साइन जरूर आएंगे। डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी अगर आप नजर डालेंगे तो उतना खराब माहौल नहीं है जितनी कल हमने बिकवाली देखी। बट हाँ, क्यूज कमजोर आ रहे हैं, कुछ और तनाव बढ़ रहा है यूएस और चाइना के बीच। अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि चाइना एक ऐसी लिस्ट तैयार कर रहा है अमेरिकन कंपनीज की जहां पर चाइना रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। तो ये तनातनी जो बढ़ी हुई है वहां से परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल शाम अमेरिकी बाजारों में ऑफकोर्स भारी गिरावट हुई। एक पॉइंट पर दिन के निचले स्तर पर डाउ तकरीबन 900 अंकों से ज्यादा नीचे था। हालांकि फिर हमने देखा कि आखिरी घंटे में रिकवरी जरूर हुई, फिर भी डाउ 500 अंक से ज्यादा फिसलकर बंद हुआ। वहीं हमने देखा कि S&P 500 में लगातार 4 दिनों से गिरावट हुई है। ये फरवरी के बाद है पहली बार जब हम देख रहे हैं कि लगातार 4 दिन S&P 500 गिरा है। तो वहां से भी आप थोड़े संकेत ले सकते हैं। हालांकि फाइनली टेक्नोलॉजी शेयर्स में एक अच्छी तेजी आई, एंड ऑफ सेशन में रिकवरी भी आई। एप्पल तो पॉजिटिव भी क्लोज हुआ, जिसकी वजह से नैस्डैक ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुआ, और इसकी वजह से पूरे अमेरिकी मार्केट्स में हमने एंड ऑफ सेशन रिकवरी आते हुए देखी है। कई सारी चिंता है, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर तो दबाव आ ही रहा है। नए स्टिमुलस प्लान पर देरी हो सकती है, हालांकि ये इस समय मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया है, पर कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी चिंताएं बढ़ रही हैं। आज शाम यूएस फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल कांग्रेस के सामने गवाही देंगे। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए इस पर कुछ गवाही देंगे, तो वहां पर निवेशकों की नजर रहेगी। यूरोप में हमने काफी भारी गिरावट देखी और यूरोप का एक्शन यूएस से ज्यादा खराब था। यूरोप के बाजार लगभग 4-4.5% फिसले हैं, और यहां पर एक तो जो बैंक्स की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग की चिंता है वहां से परेशानी आई। HSBC और स्टैंड चार्ट जो 2 बैंक नेम करे गए हैं अमंगस्ट अदर्स, वहां पर तो हमने 5% की गिरावट देखी है। और जैसा कि कल वरुण भी बता रहे थे, हांगकांग में तो 25 साल के निचले स्तर पर यह स्टॉक ट्रेड हो रहा है। पर इसके अलावा यूरोप में जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है वहां से काफी सारी चिंता आ रही है। कल खबरें ये भी थी कि यूके में एक नया लॉकडाउन लगाया जा सकता है, एक मिनी लॉकडाउन होगा। आज यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन पार्लियामेंट में इस बात पर चर्चा करेंगे, और शायद फिर उसके बाद पता चलेगा कि क्या रिस्ट्रिक्शंस या फिर लॉकडाउन आने वाला है कि नहीं। पर डर जरूर है इस समय मार्केट्स में कि यूके में एक नया लॉकडाउन आ सकता है। इसके अलावा यूरोप के बाकी देश भी रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा सकते हैं। जर्मनी के हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाने की जरूरत है। फ्रांस में हम देख रहे हैं कि लगातार 10,000 से ज्यादा दिन के नए कोरोना मामले आ रहे हैं, और यूके के टॉप साइंटिस्ट ने वार्न करा है कि अक्टूबर तक यूके में दिन के 50,000 नए मामले आ सकते हैं। तो कोरोना और बैंक्स का जो केस है इसकी वजह से यूरोप में काफी परेशानियां हो रही है इस समय। कच्चे तेल में हमने लगभग 4% की गिरावट देखी है मांग की चिंता को लेकर। डॉलर में उछाल आया है, और सोने और चांदी में हमने भारी गिरावट देखी है। तो कमजोर ग्लोबल क्यूज हैं, बट एटलीस्ट आज सुबह एशिया में इतनी भारी बिकवाली नहीं है जितनी कल शाम हमने ग्लोबल मार्केट्स में देखी है। चलिए, तो बिल्कुल एशियाई बाजार अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश में, लेकिन साथ ही दीपांशु, कोर कमांडर स्तर की बैठक के बाद भारत और चीन के मुद्दों पर ताजा अपडेट हमें क्या मिल रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर 2 चीजें हैं। कल बहुत ही लंबी ये बैठक चली, 13 घंटों से ज्यादा ये बैठक चली, और यहाँ पर काफी सारे डेवलपमेंट्स हैं। एक तो अब खबरें आ रही हैं कि आज शायद फिर से वार्ता हो सकती है, क्योंकि कुछ कल एक कॉन्क्रीट डिसीजन निकल कर नहीं आया, तो वहां पर नजर रखनी पड़ेगी कि आज फिर से वार्ता होती है कि नहीं। पर इसके अलावा भारत का जो पक्ष है वो काफी क्लियर है। वो चाहते हैं कि प्री अप्रैल का जो सेटअप था वो वापस करना चाहिए। तो चाइना को जितनी भी उन्होंने पोजिशंस करी हैं या फॉरवर्ड मूवमेंट करा है
अब चाइना को अपनी पोजीशंस वापस लेनी चाहिए और स्पेशली पैंगोंग, ईस्ट ऑफ पैंगोंग लेक के पास जो उन्होंने नई पोजीशंस बनाई हैं, अब चाइना को वापस जाना पड़ेगा। पर खबरें ऐसे भी आ रही हैं कि चाइना ये करने के लिए तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेना या एक फॉर्मल अग्रीमेंट आना अभी भी बाकी है और शायद इसलिए कल इतनी लंबी बातें चली और आज शायद एक बार फिर से कोर कमांडर स्तर पर वार्ता हो सकती है, खबर आ रही है। पर भारत ने अपना पक्ष काफी क्लियर रखा है कि चाइना को कंप्लीटली डिसएंगेज करना पड़ेगा और जितनी भी पोजीशंस वो अप्रैल के बाद आगे आए हैं वापस पीछे जाना पड़ेगा। ये भारत का पक्ष काफी क्लियर है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोर कमांडर स्तर की बातचीत फिर से होने की संभावना है और इसके अलावा अगर विदेशी बाजार को देखें, एशियाई बाजार की चाल को समझना बेहद जरूरी हो जाएगा और इसके अलावा अमेरिकी बाजार में बिकवाली का दबाव जरूर देखने को मिला। लेकिन कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, ये एक बार समझिए। कैश मार्केट में कल एफआईआईज ने करीब 540 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 518 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आए हैं और साथ ही अगर वायदा बाजार की बात करें, यहां पर एफआईआईज की तरफ से 444 करोड़ की बिकवाली है। तो क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईआईज कर रहे हैं बिकवाली और डीआईएस की तरफ से भी कैश मार्केट में बिकवाली के ही आंकड़े आ रहे हैं। अब सीधा रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। एशियाई बाजार में महज एसडेक्स निफ्टी है जो कि अपने आप को संभालना है, हरे निशान में यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अमेरिकी बाजार में कल घबराहट ज्यादा थी और साथ ही एफआईआईज की बिकवाली के आंकड़े कैसे समझे, इन तमाम संकेतों को आज के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत तो कमजोरी वाले ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि ये अच्छी बात है कि रिकवरी काफी अच्छी देखने को मिली निचले स्तरों से अमेरिकी बाजारों में और उसके बाद अभी डाउ फ्यूचर्स थोड़े से सुस्त हैं। लेकिन ओवरऑल संकेत अगर आप देखें तो न सिर्फ जो यूरोप के दो बैंक की वजह से जो चिंताओं से बाजार में गिरावट शुरू हुई, अब वो चिंताएं चीन के साथ ट्रेड वार्ता को लेकर आगे थोड़ी सी टेंशन वाली हो रही है। फिर से कोरोना का दूसरा फेज शुरू होने का डर जो पूरे दुनिया भर के बाजारों में, वो भी अपने आप में एक बड़ा ट्रिगर है। तीसरा ये कि चीन के साथ जो बातचीत कल लंबी चली है सीमा पर तनाव को कम करने को लेकर, उसमें कोई बहुत अच्छी प्रोग्रेस 11 घंटे की बातचीत के बावजूद भी नहीं है हुई है। तो अभी बहुत सारे ट्रिगर्स ऐसे हैं जो बाजार में आपको थोड़ा सा वोलेटाइल रखेंगे। दूसरा एक्सपायरी का हफ्ता है, ये मंथली एक्सपायरी भी है। तो एक चीज साफ है कि हाँ, कल जितना सोचे थे उसी तरह का सेशन ग्लोबल मार्केट्स में दिखा भी। आज थोड़ी सुस्ती वाला माहौल है, लेकिन वोलेटाइल दोनों तरफ जो ट्रेड मिलेगा एक्सपायरी के चलते, उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। उछाल में अपनी पोजीशन कम करते चलें और जितना आप हल्के रहेंगे उतना बेहतर है। एक ही चीज अच्छी दिख रही, वो ये कि वायदा कारोबार में पोजीशंस काफी कम हो गई और अगर आप देखें तो पुट कॉल रेशियो 1.07 के आसपास आ गया, यानी कि अब उतने ज्यादा तेजी की पोजीशंस अब नहीं हैं जितनी 2 दिन पहले थी। जो मेरा मानना है सपोर्ट 11,100 11,175 की रेंज में, 11,125 11,175 ये निफ्टी पर आज सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है और ऊपरी स्तर पर 11,375 11,450 वो रेंज है जहां पर पक्के तौर पर प्रॉफिट बुकिंग या फिर बिकवाली आने की संभावना है। बैंक निफ्टी के लिए 21,000 21,100 ये आखिरी उम्मीद है। इसके नीचे जाने पर बाजार में 400-500 पॉइंट की बैंक निफ्टी के लिए रिस्क खुल जाती है। तो आखिरी उम्मीद वही है कि 21,000 21,100 की रेंज को बैंक निफ्टी होल्ड करे। अगर ऊपर निकले तो 21,650 21,800 इस रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी, बिकवाली आती हुई दिखेगी। जी मानसी। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहली ट्रेडिंग रेंज अब आपके सामने है। अगर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 11,375 से 11,450 से ऊपरी रेंज होगी जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पर 21,000 से 21,100 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। वहीं 21,650 से 21,800 ये ऊपरी रेंज है जिस पर आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते और जान लेते हैं कि खबरों के चलते आज कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। खबरों वाले शेयर्स लेकर हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत सबसे पहले आज के ट्रिगर से कर लेते हैं। एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ आज से खुलेगा। प्राइस बैंड 305 से 306 रुपए प्रति शेयर है और आईपीओ से करीब 600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है कंपनी की। इसके अलावा
मुंबई सीएसटी स्टेशन रिडेवलपमेंट के लिए पहली प्री बिड मीटिंग आज होने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर है, तो इस पर हमारी नजर रहेगी। काफी सारी बड़ी कंपनियां हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इसके अलावा EIH राइट्स इशू की आज एक्स डेट है। तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी। एक और अपडेट एंजल ब्रोकिंग के लिए हम आपको बता दें कि 12 एंकर निवेशकों से 180 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं कंपनी ने। तो ये एक अपडेट एंजल ब्रोकिंग के लिए। कुछ और प्राइमरी मार्केट एक्शन पर नजर डालें तो कैम्पकॉन स्पेशलिटी IPO पहले दिन करीब 5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ और कैम्प्स का IPO पहले दिन करीब 82% भरा है। तो ये दो IPO को ऐसा रिस्पॉन्स मिला है, इन पर नजर रहेगी कि आज दूसरा दिन कैसा रहता है। GMM फॉडलर पर भी नजर रखिए। OFS से जुड़ी डिटेल्स आई हैं। OFS के जरिए 1433 करोड़ के शेयर्स बेचने की योजना है और इसका जो फ्लोर प्राइस है वो 3500 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, मौजूदा भाव से करीब 33% डिस्काउंट पर। IOC सितंबर में मांग में तेजी से सुधार हुआ है। जो डेटा आए हैं उसके बाद ये देखने को मिला है सितंबर में जो डीजल बिक्री है वो 22% बढ़ी है मंथ ऑन मंथ और जेट फ्यूल की बिक्री की मांग की रिकवरी में और समय लगेगा, ये कहना है कंपनी का। लेकिन मंथ ऑन मंथ अगर देखेंगे तो 27% की बढ़त वहां पर भी देखने को मिली है। HSI बोर्ड ने 70 करोड़ के बायबैक को मंजूरी दे दी है। 105 रुपए प्रति शेयर के भाव पर इस बायबैक को मंजूरी दे दी गई है। कुछ टेलीकॉम स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। आज कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है वहां पर। भारती एयरटेल, वोडा आइडिया, DOT ने टेलीकॉम कंपनियों से 31 मार्च 2021 तक कुल AGR का 10% बकाया मांगा है, जिसमें कि वोडाफोन को 5,825 करोड़ और एयरटेल को करीब 4,398 करोड़ का बकाया भुगतान यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो आज इन स्टॉक्स पर एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। कुछ फंड एक्शन की बात करें तो रूट मोबाइल, गोल्डमैन सैक्स के फंड्स ने कुल करीब 24 लाख शेयर्स की खरीदारी की है 705 रुपए प्रति शेयर के भाव पर और कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी करीब 5.5 लाख शेयर्स की खरीदारी की है। और आखिर में बात करते हैं दीपक नाइट्राइट की। यहाँ पर वैनगार्ड ग्रुप ने 12 लाख शेयर्स की खरीदारी की है। 839 प्रति शेयर के भाव पर ये खरीदारी देखने को मिली। ओके पूजा, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इवेंट स्पेसिफिक तो आज का दिन है ही, विदेशी बाजार के संकेतों को भी समझना है, लेकिन इसी के साथ खबरों वाले शेयर्स भी ढेर सारे हैं। काफी सारा स्टॉक स्पेसिफिक और न्यूज बेस्ड एक्शन देखने को मिलेगा। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति बताई है। आइए वो रणनीति फिर से आपको एक बार सुनाते हैं। 2 स्टॉक लेकर उपस्थित हुआ हूँ, एक तो भारतीय एयरटेल और दूसरा है डिविज लैब। तो भारतीय एयरटेल ने लगता है कि नीचे से घूमना शुरू कर दिया है। 468 रुपए तक ये स्टॉक नीचे गया था पहले और अभी ये घूमकर पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अभी सितंबर की 500 की कॉल जो 8 रुपए 40 पैसे पे क्लोज हुई है वो ली जा सकती है। स्टॉप लॉस रखे उस पे 5 रुपए का और इसका टारगेट रहेगा 14 रुपए। आज उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है जो दर्शाता है कि इसमें शॉर्ट कवरिंग हुई है। और याद रखिए कभी भी जब शेयर चलता है तो सबसे पहला जो तीर है वो शॉर्ट कवरिंग वाले चलाते हैं। वो जब शॉर्ट कवर करते हैं तो स्टॉक बढ़ता है। डिविज लैब पूरा ऑब्वियसली फार्मा सेक्टर अच्छा था और ये एक API की अच्छी खासी कहानी है और इसके अंदर भी ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन जो बढ़त ली है आज वो पहला दिन था तो इसके आगे भी चलने की संभावनाएं हैं। तो 3400 की कॉल ली जा सकती है 44 रुपए पे। स्टॉप लॉस रहेगा 27 रुपए का और टारगेट रहेगा 74 रुपए। तो क्लियरली महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 125 की पुट लेने की राय यहां पर शर्मा जी की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है। 8 रुपए के लक्ष्य को मानकर चलें, 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएगा। वहीं JSW स्टील यहां पर भी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 270 की पुट लेने की राय शर्मा जी की तरफ से। टारगेट यहां पर 12 का होगा। 3.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख देते हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि सारी की सारी कॉल्स खरीदारी की हो, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि सारी की सारी कॉल्स बिकवाली की हो। हमारे पास आज सारी ट्रेडिंग कॉल्स जो हैं वो सेल कॉल इनिशिएट करने की राय दे रहे हैं। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प पर ये बिकवाली की राय दे रहे हैं। कल के सत्र में 2.5% की गिरावट, ये स्टॉक झेल चुका। 2920 के टारगेट्स को मानकर चले। 3100 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आपको बिकवाली करनी होगी।
साथ ही एविएशन शेयरों पर हमने कल एक खबर भी चलाई थी, लेकिन इसके बावजूद आप देखें बिकवाली का दबाव कल जो बाजार में गिरावट देखने को मिली, इससे अलग एविएशन सेक्टर भी नहीं रहा और बिकवाली के साथ ही इंटरग्लोब एविएशन में भी हमने ट्रेड देखा दिन के दौरान। आनंद राठी सिक्योरिटीज का मानना है कि इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो में बिकवाली की जा सकती है 1250 के टारगेट्स को मानकर चले, 1330 का स्टॉप लॉस यहां पर आप लगाइएगा। एक्सिस सिक्योरिटीज की भी इंडिगो पर ही फ्यूचर्स में बिकवाली की राय है, यहां पर आपको 1240 की टारगेट्स को मानकर चलना है। फ्यूचर्स इंडिगो के आप बिकवाली कीजिएगा 1305 के स्टॉप लॉस के साथ, 1240 के टारगेट्स को यहां पर जरूर ध्यान में रखिए। टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में बिकवाली की राय एक्सिस सिक्योरिटीज ये मान रहा है कि 765 तक के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 805 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और यहां पर भी बिकवाली कीजिएगा। तो हीरो मोटोकॉर्प, इंटरग्लोब एविएशन और साथ ही टेक महिंद्रा यहां पर बिकवाली की राय फिलहाल ट्रेडिंग कॉल्स के तौर पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर आपके लिए हम दे रहे हैं। लेकिन अब हमारे साथ kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर भी जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कल के दिन बाजार में गिरावट हावी रही। आज शुरुआती सेशन में अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, एशियाई बाजार की शुरुआत की बात करें, सुस्ती के संकेत तो मिल ही रहे हैं। आज का ट्रेडिंग सेशन आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, आपने एकदम सही फरमाया कि थोड़ा सुस्ती का ही माहौल दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूं कि जब तक निफ्टी 11,300 के नीचे है तो मैं बेरिश ही रहूंगा। 11,300 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत वापस कोशिश रहेगी बुल्स की प्राइस को और ऊपर पुश करने की। तो और नीचे की तरफ की बात करें तो 11,200 तो एक इम्पोर्टेंट बैंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 11,200 11,300 के बीच में ही निफ्टी में ट्रेडिंग होता हुआ दिखाई देगा। तो मैं मानता हूं जब तक इन लेवल के बीच में है तो मैं इंडेक्स में स्पेसिफिकली निफ्टी में कोई ट्रेड रेकमेंड नहीं करना चाहता हूं। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें तो बेहतरीन होगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो मैं मानता हूं यहाँ पे बेरिशनेस थोड़ा ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। 11,300 के 21,370-380 के करीब है हम। तो मैं मानता हूं मैं एक बार 22,100 के करीब बैंक निफ्टी को हम जाते हुए दिखाई देंगे। तो बिकवाली करने की सलाह होगी बैंक निफ्टी में और मेरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा करीबन 21,100 का। तो अगर कोई स्टॉक ये ट्रेड इनिशिएट करता है तो 21,500 का स्टॉप लॉस लगाने की मेरी सलाह होगी। बिल्कुल आशीष, स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स आप आज के लिए कहां पर दे रहे हैं? कौन से स्टॉक्स से जाएंगे आज आप? मानसी जी, एक ही स्टॉक है मेरा और कन्विक्शन वाला कॉल है। यहाँ पे बिकवाली करने की सलाह होगी मुथूट फाइनेंस में। फ्यूचर्स के लेवल बता रहा हूँ। मेरा मुथूट फाइनेंस में अगर हम बिकवाली करते हैं तो मेरा टारगेट रहेगा 1,005 का और इसके लिए मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 1,064 का। बिल्कुल, तो क्लियरली ये राय फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक है। लेकिन आशीष, क्योंकि गिरावट हमने कल के सत्र में भी देखी और आज शुरुआती रुझान जो है विदेशी बाजार से भी हम देख रहे हैं कि कॉशियस तो रहना ही होगा। सेक्टर्स ऐसे में समझना काफी जरूरी हो जाता है। अमूमन हम देखते हैं पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि अगर गिरावट भी हावी हो रही है, कुछ हद तक आईटी सेक्टर बाजार को संभालने का काम करता है, लेकिन कल के सत्र में हर सेक्टर हर पॉकेट में बिकवाली रही। आज सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स आप कैसे देख रहे हैं? कल अगर मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा गिरावट एफएमसीजी, साथ ही फार्मा और उसके बाद ऑटो स्पेस में देखने को मिली। राइट, लेकिन मैं आज देखता हूँ मानसी जी तो थोड़ा बैंकिंग में और ये जो फाइनेंशियल स्टॉक्स है इसमें थोड़ी गिरावट आती हुई हम देखेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा वीकनेस दिखाई दे रहा है, इसलिए मेरा ये व्यू है। और उसके साथ साथ ऑटो सेक्टर में भी गिरावट और बढ़ने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इक्विटी मार्केट्स पर तो राय आपने जानी, लेकिन केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे कमोडिटी बाजार का जायजा लेते हैं। अजय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बुलियन मार्केट से ही शुरुआत करनी होगी क्योंकि हमने देखा है गोल्ड सिल्वर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, कच्चे तेल में भी गिरावट का रुझान है। बुलियन मार्केट पर आपका आउटलुक क्या होगा? गुड मॉर्निंग जी। जैसे हमने देखा कल इक्विटी मार्केट में फॉल आया था, तो जनरली देखते हम इक्विटी मार्केट में जब भी फॉल होता है गोल्ड और सिल्वर में तेजी आती है। बट कल हमने देखा फेड के जो गवर्नर का स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है अगर इन्फ्लेशन लोअर लेवल पर रहती है। तो साथ में हमने देखा यूएस में जो स्टिमुलस आना उसमें भी कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही, जिसके चलते हमने कल एक बड़ा सेल ऑफ देखा और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमने $1,900 का भी लेवल गोल्ड में देखा। तो ये सेल ऑफ मुझे लगता है आज भी कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है थोड़ा बाउंस मिल जाए,
बट ओवरऑल मंदी का ही दौर मुझे लगता है अगले 2-3 सेशन रहेगा। तो आज गोल्ड आपको 50,800 पे बेचना है, 51,100 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड में मुझे लगता है 50,100 तक का लेवल मिल जाएगा। वहीं चांदी में बेच नतीजे के साथ साथ हमने बड़ी बिकवाली देखी है, जो 10% के करीब की गिरावट रही है। अब 62,000 के करीब अगर हमें मिले तो चांदी हमें बेचते चलना है। 50,500 का पहला लेवल, और अगर ये 60,500 का पहला लेवल अगर ये तोड़ता है तो फर्दर गिरावट 58,000 तक जा सकता है। बिल्कुल अजय जी, कच्चे तेल की चाल में जो गिरावट देखने को मिल रही है, इस गिरावट को कैसे प्ले किया जाए? मुझे ऑलरेडी हमने देखा है कि अनसर्टेनिटी कोविड को लेकर बना हुआ है। साथ में अगर लीबिया के प्रोडक्शन की बात करें, वहां पे हमने देखा वापस एक रिस्टोरेशन हुआ है, रिजम्पशन हुआ है, जो कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा। आज ओपनिंग में थोड़ा पॉजिटिव खुल सकता है, जिस दिन से कल की गिरावट का अपना पुलबैक दिखा रहा है। बट 2920 इज ए गुड लेवल, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2820 तक का लेवल हम एनसीएक्स क्रूड में देख रहे हैं। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कमोडिटी बाजार का अपडेट आपके सामने हमने रखा, लेकिन अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। पहली रिपोर्ट है ओबरॉय रियलिटी पर, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है। खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 465 रुपए के लक्ष्य के। इसके अलावा अगर आप देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई दिखी है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1475 रुपए के लक्ष्य के लिए। और फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है सिप्ला पर, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है 847 रुपए का जो लक्ष्य है वो दिया गया है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते एक बार एशियाई बाजार आपके सामने रख देते हैं। एसजीएक्स निफ्टी अभी यहां पर अपने आप को संभालने में कामयाब रहा है। 44 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर ट्रेड देखेंगे। करीब आधे प्रतिशत की तेजी यहां पर है। 11,290 के लेवल्स पर फिलहाल यहां पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। हालांकि हांगकांग के बाजार में अब भी 103 अंकों की बिकवाली जरूर देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स में भी सुस्ती का माहौल जो है वो कायम है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी आगे अब कैसे ट्रेड करता है ये जानना जरूरी होगा। वहां से ही एक सपोर्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।